बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने कल ये फार्मूला डिराइव कर लिया और हमने कहा था कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसी भी एंगल पर फाइंड करने के लिए आप उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। रिजल्टेंट की को फाइंड करने के लिए जो एंगल की रेंज है इन दो वेक्टर से और बी के दरमियान वो 0 to 180 है। ये इंतहाई पावरफुल फार्मूला है। जैसे मैंने कल कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम की इसका एक स्पेशल केस मान जाता है। ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को देख के क्या नजर आता है कि रिजल्टेंट में और थीटा में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स कैसे आ गया? डायरेक्ट है ना, तो आप इनवर्स क्यों कह रहे हैं? इसके रूट की पावर पॉजिटिव है ना बेटा, कोई नेगेटिव पावर तो नहीं है। मैं प्रूव करूं? मतलब आप लोग तुक्का लगा रहे थे, मैंने सिर्फ ये जानना था इसका रिलेशनशिप क्या है। आप देखेंगे एक्चुअली ये बहुत सी क्वांटिटीज देखें, इधर एक प्रोडक्ट है, इस जगह पे प्रोडक्ट है, फिर एडिशन है, फिर एडिशन है, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि आप डायरेक्टली बता सकें। अगर ये यूं लिखा होता ना, आर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो फिर मैं कहता भाई इसका और कॉस थीटा का डायरेक्ट रिलेशन, तब मैं कह सकता था। क्योंकि ये इस किस्म की शेप में नहीं है, इसलिए इस किस्म की बात भी नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे एंगल्स की वैल्यूज लेके वो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं? इधर मैं ले लेता हूँ एंगल थीटा इक्वल टू 0 और 0 पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना शुरू करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b cos ऑफ 0। अच्छा, cos 0 किसके बराबर है? 1 के। अच्छा, जो एंगल है उसको जरा हाईलाइट कर देता हूँ, आगे फिर हमने उसको कॉपी करना है। cos 0 क्योंकि 1 के बराबर है, तो वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। सो वी गेट स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर आप देखें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। आप इसको लिख दें a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, रिजल्ट आएगा a प्लस बी। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 हो तो आप उनको स्केलर सीधा 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 बिल्कुल स्केलर सीधा। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 3i प्लस 4j का रिजल्टेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट। नो बेटा, 5 3 4 5 ट्रायंगल है, आई जे लिखा, आई और जे लिखा हुआ है, 5 आएगा, लगता है 0 सीरम लगेगा। अब अगर मैं कहूं कि 3i प्लस 3j या सॉरी 3i प्लस 4i, फिर रिजल्ट 7i होगा। पहले मैंने रियलाइज करवाया कि हम जो फॉर्मेट पढ़ते रहे हैं वो 3i प्लस 4j वाला था, जिसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 था। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि ये 3i और 4i है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये अगर 3j और 4j होता तो फिर भी 7j होगा। मतलब जीरो के एंगल पे तो ये स्केलर सीधा नंबर सीधा बिहेव कर रहे हैं। तो इस रिजल्ट का ये मतलब है, और इस वक्त रिजल्टेंट मैक्सिमम है। अब एंगल अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री ले तो क्या होगा? तो R इज इक्वल टू, देखें ये सब कुछ उसी तरह होगा। एंगल कितना होगा? 60 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई विद 1 by 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए, मेरी बेटी बता रही है कौन सा फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है? ए प्लस बी कोई फार्मूला नहीं है, ये कोई फार्मूला। अच्छा, तो मेरी बेटी ने ठीक कहा है, कोई फार्मूला नहीं है, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है, फर्दर इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं। अब देखिए, नोटिस करें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कम हुआ है कि ज्यादा? यहाँ पे 2ab था और यहाँ पे 1ab है।
मतलब मैग्नीट्यूड कम हुआ है। दोबारा करते हैं, एक और एंगल लेते हैं 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू इसी तरह है, और यहाँ पे cos 90, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0, और 0 इंटू दिस होल प्रोडक्ट बिकम 0। क्या बचेगा? तो बचेगा a स्क्वायर प्लस, अब देखें आप 0ab आ गया, 2 1 और 0ab, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और भी कम हो गया। इससे पता चल रहा है कि r में और थीटा में इनवर्स रिलेशन है। जितना एंगल बढ़ता जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उतना कम होता जाएगा। अच्छा, फर्दर अगर हम एंगल 120 डिग्री लें तो r इज इक्वल टू cos 120 कंसीडर करेंगे, which is equal to square root of a square plus b square plus 2ab के साथ क्या आएगा? cos 120 is minus 1 by 2, जिसमें ये 2 प्लस माइनस रिजल्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो ये आपके पास 2 1 0 और -1 फर्दर डिक्रीज हो गया। अब अगर मैं थीटा 180 डिग्री ले लूं तो क्या होगा? तो r is equal to cos 180, और cos 180 is -1। अब देखते हैं क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, ये तो माइनस माइनस, देखो +2 +1 0 -1 -2। अच्छा, फिर इससे क्या आएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट आएगा a माइनस, व्हिच इज इक्वल टू मिनिमम। अब ये मिनिमम पे आ गया, और इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? 180 के एंगल पर आप वेक्टर्स को स्केलर सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, 7i माइनस 3i किसके बराबर है? 4i। जैसे 7 माइनस 3 4 होता है ना, उस समय यहाँ पे सेम रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की रेंज क्या है? रिजल्टेंट इस सब कैलकुलेशन को देखते हुए पता ये चलता है कि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की जो रेंज है वो मैक्सिमम से मिनिमम के दरमियान है कि नहीं? It is less than or equal to its maximum value and greater than or equal to its minimum value। इस बात को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट the magnitude of the resultant lies in the range of less than or equal to the vector sum of a and b, बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं है, बस सिंपली a plus b and greater than or equal to a minus b। ठीक है, मिसाल देता हूँ इसके ऊपर। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, उसने क्या भाई आप एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज द possible range of resultant of two vector। what is the possible range of resultant of two vector? देखिए आप कैसे, आपके पास एक वेक्टर है f1 25 न्यूटन, दूसरा वेक्टर है f2 which is 20 न्यूटन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल रिजल्टेंट नहीं हो सकता? 5 न्यूटन, 13 न्यूटन, 44.3 न्यूटन, 46 न्यूटन। दो वेक्टर दे दी आपको, आपके सामने दो वेक्टर दे दी, और फिर उसने कहा कि भाई इन दो वेक्टर्स को हम किसी भी आर्बिट्ररी एंगल पर ऐड कर देंगे 0 180। तो इसमें से कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है? आप अब पता है इसको कर जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कौन सा?
46 कौन कह रहा है? शाबाश, गुड। 46 पॉसिबल नहीं है। इन दोनों ने फॉर्मूला लगाना सीख लिया था, इसलिए ये दोनों जवाब दे पाए। एक्चुअली इधर ही यहाँ पे इनका रिजल्टेंट क्या होगा? f, और वो लेस देन और इक्वल टू होगा 25 प्लस 20 न्यूटन, और ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 25 माइनस 20 न्यूटन। तो यहाँ पे रिजल्ट 5 न्यूटन से लेके 45 न्यूटन की रेंज में है। समझ आई नहीं है? यानी आप उनको पहले ऐड करके मैक्सिमम डिफाइन करें, सब्ट्रैक्ट करके मिनिमम डिफाइन करें, उसके बाद देखें कि रेंज क्या मिल रही है, 5 न्यूटन टू। अब रिजल्ट इससे छोटा नहीं हो सकता और इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्या इस रेंज में है? क्योंकि इक्वलिटी लगी इस रेंज में है, लेकिन ये रेंज में नहीं है। समझ आई नहीं है? आप जब इक्वेशंस पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको ये समझ आ रहा होता है कि इक्वेशंस कैसे आ रही है, मतलब नहीं पता होता। आप अपने आप को ये सिर्फ बता रहे होते हैं, हाँ मुझे इक्वेशन समझ आई, मतलब उस वक्त समझ आता है जब हम उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो देखें, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग करें। चलिए, एक फोर्स है F1 which is 7 न्यूटन, दूसरी फोर्स है F2 which is 3 न्यूटन। इसमें से कौन सा पॉसिबल रिजल्टेंट नहीं हो सकता? चलिए, अब आप सॉल्व कर लें। अच्छा, कौन सा नहीं हो सकता? ऐड करें तो क्या आएगा? 10, और सब्ट्रैक्ट करें तो 4। अच्छा, अब रिजल्टेंट की रेंज क्या है? 4 to 10। तो ये इस रेंज में आता है, ये भी इस रेंज में आता है, ये भी इस रेंज में आता है, सिर्फ ये रेंज से बाहर। समझ आ गई बात? तो ये फाइंड करने का तरीका, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी था, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन भी थी। अच्छा, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, हमने जो रेक्टेंगुलर कॉम्प्लीमेंट उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट, ठीक है? आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है F1 100 न्यूटन का, एक्ट कर रहा है 30 डिग्री पे। दूसरा वेक्टर है F2, लेट्स से वो भी 100 न्यूटन का है, वो एक्ट कर रहा है 60 डिग्री पे, ठीक है? इनका रिजल्टेंट निकालें, ठीक है? इसका रिजल्टेंट निकालेंगे और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, यानी दोनों रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताएं और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बताएं, ठीक है? कर सकते हैं? कैसे करेंगे? हाँ, पहले सबके x कंपोनेंट निकालें, फिर सबके y, फिर रिजल्टेंट का x, फिर रिजल्टेंट का y, फिर पाइथागोरस थ्योरम और टेंजेंट थीटा। मुझे देखें एक मिनट, आप लोग मैं करता हूँ, ठीक है? ये पोलर फॉर्म है ना, बताइए इसका x कंपोनेंट क्या होगा? F1x किसके बराबर होगा? F1 cos थीटा 1। अच्छा, इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है? 30। 60 माइनस 30, बस सब्ट्रैक्ट कर लिया करें, एंगल मिल जाएगा। ओके, F1 is 100 न्यूटन, cos थीटा 1 यानी cos 30, cos 30 is 0.866। जब मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा? 86.6 न्यूटन। अच्छा, इसी तरह इसी वेक्टर का y कंपोनेंट F1y is equal to F1 sin theta 1. So F1 100 Newton and cos sin 60 degree. अच्छा, sin 60 1/2 या 0.866, ये तो गलती कर रही, sin 30 पुट करना है।
क्या हो गया आप लोगों को? क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? साइन 30। मैं तो चेक कर रहा था। बोले ना, सो नहीं आके बैठ। कैसे बच्चे हैं ये तो? हाँ, 100 न्यूटन मल्टीप्लाई 1/2 which is 15 न्यूटन। अच्छा, इसी तरह इस वेक्टर का भी x कंपोनेंट f2x is equal to f2 cos theta 2 which is equal to 100 into cos 60 which is 100 into 1/2 which is 15 न्यूटन। इस वेक्टर का y कंपोनेंट f2y is equal to f2 sin theta 2 which is equal to 100 into sin 60 which is equal to 100 into 0.866 which is 86.6 न्यूटन। अब बताइए रिजल्टेंट का x कंपोनेंट किसके बराबर होगा? f1x प्लस f2x। अच्छा देखो, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट बिल्कुल उनको स्केलर मोड में ऐड करके मिल रहा है क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो जीरो के एंगल पर इजीली ऐड हो जाते हैं। तो ये बराबर होगा 86.6 plus 50 न्यूटन which is 126 आता है। 136.6 न्यूटन। और इसी तरह अगर आप Fy निकालेंगे तो Fy is F1y plus F2y जिससे आएगा F1y 50 न्यूटन और F2y 86.6 न्यूटन। तो रिजल्ट क्या आएगा? 136.6 न्यूटन। ठीक है। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे? वन हाफ स्क्वायर बना fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए थीटा इज इक्वल टू fy बाय क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ना होता तो फिर हम क्वाड्रेंट ढूंढते और क्वाड्रेंट ढूंढने के बाद याद है जो हमने की 5 plus 185 minus 180 या 360 minus 1। तो वो फिर fx और fy के साइन पे डिपेंड करता है। अब इसमें आगे टास्क सारा कैलकुलेटर का, वो मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए। ये और इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम, मेरी इस बात को तवज्जो से सुनिए कि ये और इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम आपकी बुक के सबसे मुश्किल प्रॉब्लम माने जाते हैं। बताइए कोई मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, नहीं लेंथी नहीं है। एक्चुअली आप लोगों ने इसको कभी इस तरह अटेम्प्ट नहीं किया और ये बड़े सॉलिड मार्क्स का क्वेश्चन है। ये पोलर फॉर्म गिवन है तो आपको उसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। ये पोलर फॉर्म गिवन है, कार्टेशियन निकालनी है, x को ऐड करना है, y को ऐड करना है, पाइथागोरस थ्योरम हो। ठीक है। तो आप माइंड में लिखें। देखिए पहला स्टेप क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालो, एक वेक्टर की भी और दूसरे वेक्टर की भी। तो ये आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर दूसरा स्टेप क्या है? रिजल्टेंट का x फाइंड करने के लिए गिवन वेक्टर के x को ऐड करो, रिजल्टेंट का y फाइंड करने के लिए गिवन वेक्टर्स के y ऐड करो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए और रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए 5 स्टेप्स का प्रोसेस है। समझ आ गई है बात? दिस इज हाउ वी डू। ये आपके न्यूमेरिकल सेंस को आज जरूर अटेम्प्ट करें। किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है मुझे बताइए जरा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब आज तक हम रिजल्टेंट फाइंड करते रहे वेक्टर्स के एडिशन से। अगर वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फिर क्या करें? अगर वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ एक काम करना है। ये किसके लिए? एडिशन के लिए। नहीं ये वाली बात नहीं सुन, ये वाला फार्मूला क्या? ये फार्मूला किसके लिए? एडिशन के लिए। अगर वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो फिर क्या फार्मूला होगा? फिर आप इतना करेंगे दैट, इससे ज्यादा नहीं। सब्ट्रैक्शन करनी है तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बस वो प्लस माइनस कर देना। और यहाँ पे पता है क्या होगा? आप अपनी मतलब वो शौक के लिए करना चाहते हैं तो घर जाके करें। यहाँ पे रिजल्टेंट इंक्रीज होगा जब थीटा इंक्रीज हो, वहां माइनस आ गया है तो अब वो इनवर्स रिलेशन डायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, बात है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की तरफ।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें, ठीक है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट इज अ टर्मिनोलॉजी specific for addition or subtraction of factors, but product is a terminology specific for multiplication of factors। ठीक है, तो जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं हमारे पास दो किस्म के प्रोडक्ट्स आते हैं। एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर स्केलर आ जाए, इट इज स्केलर प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर आ जाए, दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो इधर देखिए, स्केलर प्रोडक्ट में आप वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर बी के साथ और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है डॉट, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। रिजल्ट आता है कोई स्केलर सी। वेक्टर प्रोडक्ट में आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है क्रॉस, रिजल्ट में एक वेक्टर आता है व्हिच इज सी। अब यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या है, इसलिए इन प्रोडक्ट्स को स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इनको डिस्कस करते हैं। पहला प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, तो डेफिनेशन तो वही है कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर is scalar quantity, then the product is called scalar product. Mathematically आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी, and theta is the smaller angle between tails of the two vectors. तो मैथमेटिकली इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं एज a dot b is equal to a b cos theta, where theta is less than or equal to 180 and greater than or equal to 0। ये आपके पास लिमिट आ कि डॉट प्रोडक्ट डिफाइन हो गया और इस एंगल की रेंज में एप्लीकेबल है। सवाल ये पैदा हुआ कि सर डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा क्यों आता है, cos थीटा क्यों आता है, व्हाई वी यूज cos, sin थीटा क्यों नहीं है, टेंजेंट थीटा क्यों नहीं है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। तो ये एक मास m है, इस मास m पे हम कुछ फोर्स F अप्लाई करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो हम इस पे कुछ फोर्स F अप्लाई कर देंगे लाइक दिस। और फर्स्ट कीजिए कि इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हम अपने एक्सिस भी डिफाइन कर देते हैं। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है।
This is y-axis and this is x-axis. तो हमने कुछ फोर्स F अप्लाई की एट सम एंगल थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस। अब आप अगर देखें तो फोर्स कितनी डायमेंशन में, फोर्स कितनी डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, और डिस्प्लेसमेंट 1 डायमेंशन में। अगर मैं फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, तो ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। तो बताइए कौन से कंपोनेंट की डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, एक्स कंपोनेंट, और लॉस्ट या वेस्टेड कंपोनेंट वाई। एक्चुअली वाई क्या कर रहा होता है, वो वेट को बैलेंस कर रहा होता है। समझ आई कि नहीं आई? अगर वाई ज्यादा होता तो बॉडी हवा में आ जाती, तो क्योंकि W ज्यादा है तो W Fy को कंप्लीटली कैंसिल कर देता है। बातें मत करेंगे, देखिए फिर आप दोनों क्या कहते हैं, बातें नहीं। अच्छा, अब मैं जब वर्क की डेफिनेशन लिखता हूँ तो वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं वेट पूरा लिख लूँ क्योंकि आगे मैंने वर्क लिखना है। तो वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू, ये वैसे डिस्टेंस होता है, फिर इस फॉर्म में डिस्टेंस होता है, आगे चल के हम डिस्प्लेसमेंट बना लेंगे इसको। लेकिन देखें मैं क्या लिखूं, मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं इट इज एफ इंटू एस, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं इट इज एफ वाई इंटू एस, या मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि इट इज एफ एक्स इंटू एस। अब यहाँ पे देखिए ना कितनी फोर्सेस हैं, एक तो रिजल्टेंट है और एक उसका एक्स कंपोनेंट है, एक उसका, क्या सारी फोर्स लग रही है वर्क डन करने में? नहीं। क्या वाई कंपोनेंट लग रहा है, क्या एक्स कंपोनेंट लग रहा है? इसका मतलब कि मैं ये वाली इक्वेशन नहीं यूज कर सकता, ये वाली इक्वेशन, ये तो वर्क डन कर ही नहीं रहा। वर्क डन की क्या डेफिनेशन है, when some distance is covered along with a direction of force, along कह रहा हूं, in the direction नहीं कह रहा। in का मतलब अगर फोर्स इस तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है। along का मतलब कि अगर फोर्स इस तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ भी हो सकती है और उस तरफ भी, यानी एंगल 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। तो Fy तो परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही, पूरी फोर्स भी नहीं यूज हो रही, वाई कंपोनेंट भी नहीं यूज हो रहा, कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है, और एफ एक्सिस के बराबर होता है एफ cos थीटा। इस वजह से ये देखिए आप लिखते थे एफ cos थीटा इनटू एस, सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा, जिसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में एफ डॉट एस लिखते हैं। इस डॉट के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है इधर देख लो ना, A dot B is equal to A B cos theta। अब समझ आई कि यहाँ पे हम क्यों यूज कर रहे हैं, समझ आ गई है सबको? तो ये cos थीटा की एक्सप्लेनेशन होगी। अब यहाँ पे अगर आप ओपन करते हैं इस प्रोडक्ट को और प्रोजेक्शंस फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसानी से फाइंड हो सकती हैं। प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस में प्रोजेक्शन ऑफ A on B is AX and projection of B on A is BX। इसको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट कीजिए ये आपका वेक्टर, ऐसे कहते हैं ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। दिस इज वेक्टर B and this is vector A and this is the angle theta between the tails of the two vectors, the smaller angle which is in the range of 0 to 180। ठीक है, क्या ये वाला एंगल 0 to 180 की रेंज में आएगा, ये वाला, क्योंकि ये 180 से बहुत बड़ा है तो हम हमेशा छोटा एंगल लेते हैं, ये मैंने आपको कई बार पढ़ा है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से लाइट डालूं, ठीक है, इस तरफ से मैं लाइट डालूं तो ए, क्या वो सारी लाइट ए पे बी पे जाके गिरेगी?
नहीं सर, इधर से मैं लाइट डाल रहा हूँ, ठीक है, इधर से मेरे पास है भी लाइट सब, तो इधर से एक टॉर्च, क्या क्या निकाल के ले, किधर है फर्स्ट वाला टॉर्च, इसको टॉर्च भी नहीं बनाने आता। देखते हैं, नहीं बना सकता, AI अभी नाकाम है। बहरहाल ये टॉर्च बनी हुई, और इस टॉर्च से अगर मैं रोशनी डालूं तो क्या वो सारी रोशनी बी पर गिरेगी? नहीं सर, दरमियान में ये ऑब्स्टिकल है ना, इसका साया आएगा बी के ऊपर, तो वो साया फाइंड करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फ्रॉम ए ऑन बी। अच्छा, परपेंडिकुलर की निशानी क्या होगी कि वो कितना एंगल बनाएगा? परपेंडिकुलर कुछ समझ के ड्रॉ करना, ये ना हो आपने एग्जाम में ऐसा परपेंडिकुलर बनाया, समझेंगे नहीं आप। वो डायग्राम बनाते हो आपको कोई समझाता नहीं है, तो बस आप खाली कॉपी पेस्ट मार रहे होते हैं, प्रैक्टिस भी नहीं की होती। तो यहाँ से जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये तो रिजल्टेंट है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ नजर आना चाहिए। ये इसका एक कंपोनेंट और ये इसका दूसरा कंपोनेंट। बताइए अगर ये थीटा है तो ए का ये कौन सा कंपोनेंट होगा? हुँ? ये थीटा के अपोजिट, ये ए का वाई कंपोनेंट है। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और ये रिमेनिंग कौन सा होगा? बेस, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा। तो ए का कौन सा कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में है? ए एक्स। ए का कौन सा कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, इसको साया कहते हैं। कि अगर लाइट पड़ी तो इतना हिस्सा लाइट का यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। वो बी एक्स समझाता हूँ आपको, वो समझना फिर बहुत डायरेक्ट और आसान होता है। तो अगेन फर्स्ट कीजिए, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। अब इनके दरमियान एंगल थीटा, और यहाँ पे वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए। अब बताइए ये बी का कौन सा कंपोनेंट है? एक्स। और ये बी का कौन सा कंपोनेंट है? वाई। वेल इनके एक्चुअल नाम है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी बी का वो कंपोनेंट जो ए के पैरेलल हो, और बी का वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर। इनको एक्स और वाई नहीं, यहाँ पे फिर इनको हम पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं। अब अगर ऊपर से लाइट डाली जाए लाइक दिस, फर्स्ट करो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो क्या वो लाइट ए पर गिरेगी? हाँ, कम। क्यों? दरमियान में क्या है? बी है। तो देखो इतनी लाइट का हिस्सा नीचे नहीं पहुंच सकता, यहाँ पे शेडो बनेगा। तो इस शेडो की लेंथ किसको शो करती है? बी एक्स को। तो हम कहते हैं बी एक्स इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये बी का साया है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos theta. Then we write a cos theta into b. लेकिन a cos theta किसके बराबर है? ax के। ax is equal to a cos theta. Remember? रिवर्स ऑर्डर में आप जा रहे हैं। तो a cos theta is equal to a. So यहाँ पे आप लिखेंगे a dot b is equal to ax into b, या ax की वैल्यू निकालनी हो तो we can write ax into b is equal to a dot b, या फिर ax is equal to a dot b divided by b। समझ आ गई? ये हमारे पास
वैल्यू है प्रोजेक्शन की। इसी तरह अगर आप bx फाइंड करना चाहते हैं तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या फिर आप उसको सरल कर दें a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, बी कॉस थीटा को हम ब्रैकेट में ले चुके हैं तो वो क्या बन जाएगा bx। तो हम लिखेंगे a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी एक्स। फिर बी एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो डायरेक्टली बताएं बी एक्स किसके बराबर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए। समझ आ गई? ये प्रोजेक्शंस की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। इसको रीड कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल इसको ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। इसको कैसे लिखेंगे? magnitude of A times the projection of B in the direction of A। अच्छा, जो अब तक हुआ जरा उसे रिव्यू करते हैं, ठीक है? हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? जब भी दो वेक्टर को मेरे साथ बोले, अच्छा आप में से कुछ लोग जो है ना कभी सो जाते हैं, क्लास में एनर्जी आपको बिल्कुल जीरो पे चली जाती है। तो ऐसा होता है कि आपको इधर क्लास का दोबारा हिस्सा बनाने के लिए जरूरी होता है कि मैं रिवाइज करूं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि आप सब फुल एनर्जी में बोल भी रहे, ताकि जो लेट आए या जो नहीं समझ पाए हम सब की एनर्जी उनके दिमाग में उतरे जबरदस्ती। कैसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट? जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या आए, ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। मैथमेटिकली अगर दो वेक्टर्स किसी भी एंगल थीटा पे हों तो थीटा की रेंज क्या होगी? 0 टू 180। कैसे डिफाइन होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos। अब इसमें cos थीटा क्यों आया है? बिकॉज़ ऑफ x कंपोनेंट। अगले प्रोडक्ट में a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी sin थीटा होगा, तो वहां पे sin थीटा क्यों होगा? y कंपोनेंट की वजह से। इसलिए प्रोडक्ट मिलते जुलते हैं कि आप एक करें तो दूसरे की कहानी पता चल जाती है। अब हमने ये साबित करने के लिए कि यहाँ पे x कंपोनेंट इफेक्टिव है, क्या किया? वर्क की एग्जांपल ली। चैप्टर नंबर 4 का पहला टॉपिक है, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया। वर्क की एग्जांपल दी कि देखिए मैंने ये फोर्स F अप्लाई किया एट एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब मैं इस फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाऊंगा Fx और Fy, तो Fx की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है या Fy की डायरेक्शन? Fx। हमें पता चला कि यहाँ पे इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? x कंपोनेंट है। तो हमने बताया कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा अब या तो हम पूरी की पूरी फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए, या उसका y कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो हमें तो पता चल गया था इस डायग्राम से कि नहीं हम पूरी फोर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है? हम उसका y कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे। कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल? तो fx किसके बराबर होता है? f cos थीटा। रीअरेंज करके लिखा तो रिजल्ट आया fx इज इक्वल टू, जिसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? f डॉट s। तो मैंने आपको डेफिनेशन याद कराई कि जैसे a डॉट b a b cos थीटा के बराबर है, उसी तरह f डॉट s भी f s cos थीटा के बराबर है। फिर मैंने आप लोगों को सिखा दिया किसके बारे में? प्रोजेक्शंस के बारे में, कि देखिए ये एक ही फार्मूला है। कौन सा? a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। लेकिन जब आप इसको दो तरीकों से लिखेंगे तो दो प्रोजेक्शंस मिलेंगी, यानी आप उसको यूं लिखेंगे कि a डॉट b इज इक्वल टू a इंटू b cos थीटा। तो फिर हमें क्या मिलेगा? bx मिलेगा, क्योंकि b cos थीटा किसके बराबर है? bx के। और अगर हम इसको यूं लिखेंगे a डॉट b इज इक्वल टू b a cos थीटा, तो फिर हमें क्या मिलेगा? ax। तो हमें प्रोजेक्शंस की वैल्यू चाहिए, तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं bx इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय a एंड ax इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय b। समझ आ गई? तो ये वो था सारा जो मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम किया। डायग्राम भी मैं आप सब बच्चों के लिए एक एक दफा और ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए इधर वाला पहले करते हैं। ये क्या है? b। ये क्या है? अच्छा ये a और ये b है, ये b है। चलिए यहाँ पे बन रहा है एंगल थीटा। तो हमने क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फॉर्म b ऑन a, क्योंकि मुझे bx चाहिए ना।
तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। तो बताइए अब ये कौन कौन से कंपोनेंट है, bx और by। तो डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन हुआ है a डॉट b इज इक्वल टू abx। abx का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ a टाइम्स द कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a। bx इज द कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ। यही डायग्राम दोबारा ड्रॉ करेंगे सेम वेक्टर्स लेके। तो अब परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉप करना है, ए से ड्रॉप करना है। तो ए की लेंथ उतनी होनी चाहिए जितनी वहां पे, बी की लेंथ उतनी होनी चाहिए जितनी वहां पे। इस बात का बस आप लोगों ने डायग्रामेटिकली ख्याल रखना है। तो अब परपेंडिकुलर ए से ड्रॉप होगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आना चाहिए। नजर आ रहा है, यहाँ पे कितना एंगल है 90। अब बताइए अगर ये ए है, यहाँ पे एंगल थीटा बना हुआ है, तो ये का कौन सा कंपोनेंट है y, और ये कौन सा कंपोनेंट है। और मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि ये x और y कंपोनेंट नहीं है, ये पैरेलल है। अब बताओ ना क्या ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, क्या ए y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये बिल्कुल गलत टर्मिनोलॉजी है कि दे आर x एंड y कंपोनेंट। इत्तेफाकन इस डायग्राम में ये x और y एक्चुअली x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग है। यहाँ पे तो देखेंगे x कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, y कंपोनेंट y एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, तो दे आर नॉट x and y component, they are parallel and perpendicular component। समझ आ गई बात।